हेलो एवरीवन, आ गए हैं हम फिर से वापस आपसे मिलने के लिए एक और नया सेशन लेके। चैप्टर 8 स्टैंडर्ड 11 बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, कहाँ पहुँचे थे हम? तो हमने कंप्लीट करी थी हमारी एक्सरसाइज 8.1 विद पर्टिकुलर इलस्ट्रेशंस जितने भी थे उसके। अब जो मैंने आपको लास्ट सेशन में एक फॉर्मूला दी थी लास्ट में, ठीक है, क्या थी वो फॉर्मूला? बाइनोमियल की फॉर्मूला। सो इट इज लाइक अगर आपके पास है a प्लस बी रेज टू एन, इसका अगर मैंने एक्सपांशन लिख देना है जो मैं हर बार आपको याद कराऊंगी, इट इज लाइक एन सी जीरो, देन आएगा एन सी वन, उसके बाद इट इज एन सी टू, देन इट इज अप टू एन सी एन। ठीक है, क्या था इसमें? ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ एन, ग्रेजुअली ए का पावर रिड्यूस होगा, बी का इंक्रीज। सो बी रेज टू जीरो, बी रेज टू वन, बी रेज टू टू, बी रेज टू एन, मतलब बी रेज टू द वैल्यू जो आपके कॉम्बिनेशन में 0 1 2 एन है, दैट इज द पावर ऑफ बी। ठीक है, और आएगा ए का पावर। सो यहाँ पे टोटल पावर इज एन, सो ए रेज टू एन, then gradually it decreases n minus 1, n minus 2, and here it is 0. ठीक है, so power of A reduces, power of B increases, total combinations NC0 to NCN, मतलब total n plus 1 terms, total power होता है जो सारे terms में, that is n। ये सब हमें पता है। ठीक है, इसके लिए हमने ये देखा था कि if I am going to take TR plus 1 which is NCR, जो भी नंबर का टर्म हो, जैसे कि अगर मैंने ये फर्स्ट देखा, दिस इज T1 विथ NC0, T2 विथ NC1, T3 देन NC2, एंड दिस इज Tn प्लस 1, देन इट इज NCN। मतलब अगर मुझे R प्लस 1 चाहिए तो NCR होगा। अब R मतलब किसका पावर है? ध्यान से, तो b रेज टू 0 इज R, b रेज टू 1 इज R, b रेज टू 2 इज R। सो यहाँ पे आएगा b रेज टू R। ठीक है, फिर आएगा a रेज टू, सो a रेज टू इट इज n माइनस R, ऐसा कुछ होगा। a रेज टू, ये R, ये n माइनस R, सो टोटल पावर हो गया n। अब इसका काम कहाँ पे आएगा? हमें क्या करना है? हमें इतना पता है कि जो भी उसका पावर है, वॉट एवर द पावर इज, फॉर एग्जाम्पल पावर इज 6, सो टोटल टर्म्स है 7। अगर पावर है 7, सो टोटल टर्म्स है 8। अगर मैंने ले लिया लेट a प्लस बी रेज टू 2, सो 3 टर्म्स इन एक्सपांशन, मतलब 1 1 and 1, so second term is actually my middle term। ठीक है, उसी तरीके से अगर मुझे मिला a प्लस बी रेज टू 4, ठीक है, ये एक्चुअली क्या हो गया? एक्चुअली 1 1 1 मैंने सिर्फ आपको टर्म के हिसाब से लिखा है, फिर भी मैं लिख देती हूँ T1 T2 T3। ठीक है, सेम वे अगर मैंने लिखा a प्लस बी रेज टू 4, मतलब 5 टर्म्स, मतलब कौन कौन? T1 T2 T3 T4 एंड T5। तो इसका मतलब थर्ड टर्म इज योर मिडल टर्म। मतलब अगर n इज even, तो एग्जैक्टली जो बीच वाला टर्म है दैट इज योर मिडल टर्म। नाउ इफ n इज 2, ठीक है, तो n इज 2, तो सेकेंड टर्म इज योर मिडल टर्म। ठीक है, इफ n इज 4, तो थर्ड टर्म इज योर मिडल टर्म। अब सोचे कैसे? तो बहुत ही सिंपल है। अगर मैंने ले लिया होता, आपको अभी भी अगर इन जनरलाइज ये करना नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। इफ a प्लस बी रेज टू 10, सो आएंगे 11 टर्म्स, तो क्या होगा? T1 टू T5, बीच में T6, एंड दिस इज T7 टू T10। ठीक है, 1 2 3 4 5, दिस अगेन इज अरे 7 8 9 10 11, मतलब 5 टर्म्स हो गए। सो दिस T6 इज माई मिडल टर्म। तो अगर अब मुझे जनरलाइज करना है, मतलब n इक्वल्स टू 10, तो आपका टर्म हो रहा है कौन सा? 6।
अब आप ये सोचें कि 10 का हाफ क्या होता है, 10 का हाफ, सो 10 का हाफ इज 5, लेकिन मेरा आंसर है 6। 4 का हाफ, तो 4 का हाफ होता है 2, लेकिन माय आंसर इज 3। सिमिलरली 2 का हाफ होता है 1, माय आंसर इज 2। अगर मैंने सोचा होता इफ n इक्वल्स टू, अगर मैंने सोचा हो 16, तो 16 मतलब आंसर में होगा 17 टोटल टर्म्स, और 17 टोटल टर्म्स हैं, सो 8 यहाँ पे, तो 9th विल बी T9 विल बी और मिडल टर्म, मतलब 16 का हाफ इज 8 + 1, मतलब इफ n इज E1, so middle term is n/2 + 1 is the middle term, मतलब 2/2 + 1 second term, 4/2 + 1 third term, 10/2 + 1 sixth term, 16/2 + 1 ninth term। ये उसकी जनरल फॉर्मूला हो गई। लेकिन अगर if n is odd, n अगर आपको दिया है odd, फॉर एग्जाम्पल a + b होल रेज टू 3, मतलब n इक्वल्स टू 3, देन t1 2 3 एंड 4 टर्म्स आएंगे आंसर में। तो इसमें t2 एंड t3 बोथ आर मिडल टर्म्स, ठीक है, मतलब दो मिडल टर्म्स हो रहे हैं। अगर मैंने लिखा a + b रेज टू 7, मतलब 8 टर्म्स आएंगे। कौन से 8 टर्म्स? तो t1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से 3 यहाँ पे t4 एंड t5 बोथ विल बी मिडल टर्म्स। तो अब आप जनरलाइज करें कैसे? जैसे 7 का तो हाफ होना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैंने हाफ करा पॉइंट में आएगा, लेकिन 7 का अगर हम हाफ करेंगे तो 7 का हाफ इज 3.5 एंड बहुत ही अच्छा है, फॉर्चुनेटली उसके हिसाब से रिलेशन बनेगा। किस तरीके से? 3.5 मुझे समझ में आ गया, तो 3.5 के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 4 हो रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें ये समझ में आ गया कि भी अगर 7 है तो 8 टर्म्स यहाँ पे आंसर है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये हो गया t4 t5 ये मेरे मिडल टर्म्स हैं। अगर ये n इक्वल्स टू 3 था तो 2 and 3 मेरे मिडल टर्म्स हैं। तो अगर मैंने लिखा कि n इज इक्वल्स टू 3, अब 3 + 1 अगर मैंने सोचा, ठीक है, 3 + 1 4 4/2, तो 4/2 क्या हुआ? 2 हो गया। तो सेकेंड ये हमारा मिडल टर्म हो गया, ठीक है। 3 + 1 n इक्वल्स टू 3, तो 3 + 1 हो गया। और अगर मैंने सोचा कि अब ये थर्ड टर्म अगर मुझे यहाँ पे चाहिए, तो एक और हो गया +1। सो इट इज if n is odd, so n + 1/2 ये हो गया मेरा n + 3 + 1 मतलब 4 4/2 and n + 1/2 + 1, so this 2 will be my middle terms। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, ये मैंने सिर्फ जनरलाइज करवाया चूंकि टेक्स्ट बुक में दिया है, हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, ठीक है। एक और कंसेप्ट है, कौन सा? कि अगर कोई एक रैंडम सम है, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ 2x + 3/x² रेज टू n, चलिए रैंडम सम मैंने ले लिया है, ठीक है। अगर इसमें मुझे पूछा जाए कि इसका कोई एक रैंडम टर्म आप लिखो, अब कोई एक रैंडम टर्म, इसका मतलब क्या कि या तो वो फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा, थर्ड होगा, मतलब मुझे जनरलाइज करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे जनरलाइज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जनरलाइज मतलब कि सपोज मैंने पकड़ लिया आर्थ टर्म, लेकिन आर्थ टर्म हम नहीं लिखते, हम नॉर्मली r + 1th टर्म लिखते हैं ताकि वो कॉम्बिनेशन हमें इजी पड़े लिखने में। तो उस हिसाब से अगर मैंने ले लिया, ध्यान से पहले तो a b कंपेयर करते हैं। सो a is 2x, b is 3/x², so tr + 1 that is the general term, ठीक है। क्या होगा tr + 1 अगर मैंने लिखा तो? so which is ncr, ठीक है। अब ये r किसका पावर है? b raised to r, a raised to n - r,
तो क्या होगा यहाँ पे, दिस इज NCR 3/x² रेज टू r इंटू 2x रेज टू n-r। अब बहुत ध्यान से लिखना, मैं जो कर रही हूं वो देखना, ध्यान से समझना। NCR 3 रेज टू r, मैंने सिर्फ कांस्टेंट वाले टर्म्स लिखे हैं, 3 रेज टू r, 2 रेज टू n-r, मैंने x लिखा ही नहीं। तो अब क्या होगा अगर मैंने x लिखा तो, सो यहाँ पे x रेज टू n-r, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, x² रेज टू r, सो इट इज अपॉन x रेज टू 2r, अपॉन में हो गया x रेज टू 2r, लेकिन मुझे अपॉन में नहीं लिखना है, तो क्या करेंगे हम नेक्स्ट टाइम, ठीक है, उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे। अब जैसे कि न्यूमरेटर में आपने लिखा है 2 रेज टू 2, तो डिनोमिनेटर में आपने लिखा है 2 रेज टू 2, तो न्यूमरेटर में आप लिखोगे क्या, 2 रेज टू -2। तो उसी हिसाब से यहाँ पे x रेज टू 2r है, तो अगर मैंने उसको ले लिया न्यूमरेटर में तो वो x रेज टू -2r होगा। मतलब दिस इज NCR 3 रेज टू r, 2 रेज टू n-r एंड x रेज टू n-r-2r। मतलब इंडेक्स और वी कैन से पावर ऑफ x, ये पर्टिकुलर सम में इज n-r विच इज n-3r। अब अगर मुझे n पता हो तो मैं r की वैल्यू कभी भी फाइंड कर सकती हूँ कोई भी पावर के लिए। अगर यही सम में इफ यू आर गिवन 2x + 3/x² रेज टू 15, मतलब बहुत लंबा सम हो गया, 16 टर्म्स वाला, रेज टू 15 है, मतलब टोटल टर्म्स हो जाएंगे 16। अब यहाँ पे अगर मैंने सोचा कि ये 16 टर्म में ऐसा करना है कि फाइंड which term is constant and which has x raised to 5, ठीक है, नहीं 6, सपोज मैंने ऐसा ले लिया, एक मिनट, 15 - 3r x रेज टू 6, चलिए ऐसा मैंने ले लिया, ठीक है। तो पहले ध्यान से ये सोचिए कि मुझे ये पूछा है विच टर्म इज कांस्टेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि अगर मैंने कोई एक एक्सपांशन यहाँ पे तो नहीं करा, लेकिन अगर इसी का मैंने एक्सपांशन करा हो और अगर आप सोचो कोई एक टर्म में x का पावर न्यूमरेटर में 5 है, डिनोमिनेटर में भी 5 है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो जो टर्म बचेगा वो कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल x + 1/x रेज टू 2 विच इज x² + 2 + 1/x², सो दिस इज द कांस्टेंट टर्म बिकॉज दैट इज नो वेरिएबल एट ऑल। तो वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट का मतलब नो वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कांस्टेंट वाले टर्म में ध्यान से कि इफ द टर्म इज कांस्टेंट, if term is constant so power equals to 0। किसका, of course वेरिएबल का, और वेरिएबल कौन है हमारा x, so इसका मतलब n हमारा 15 है, so 15 - 3r equals to 0, so r हो जाना है 5। मतलब इसका मतलब यहाँ पे अगर मैंने 5 रखा सो T6 हो गया मेरा आंसर। वो हमें फाइंड करना अभी बाकी है, लेकिन T6 विल बी कांस्टेंट टर्म, देखेंगे हम फाइंड करके। उसके बाद विच टर्म हैज x रेज टू 6, सेम क्वेश्चन हुआ। अब आपको लगेगा सेम कैसे, इसमें तो कुछ नहीं, इसमें है तो कुछ नहीं करना है, x रेज टू 6 टर्म, इसके लिए पावर ऑफ x, जैसे यहाँ पे पावर ऑफ x था 0, यहाँ पे पावर ऑफ x क्या हो जाएगा 6, सो 15 - 3r is 6, so 9 equals to 3r, so what is r,
3 मतलब T4 मेरा आंसर हो गया, ठीक है, बिकॉज R इक्वल्स टू 3, सो 3 + 1 तो वो हो गया 4। अब मुझे प्लेस कहाँ पे करना है वैल्यू, तो मुझे प्लेस करना है यहाँ पे। क्यों? बिकॉज इट इज द टर्म जिसको मैंने स्प्लिट करके लिखा है, कॉम्बिनेशन अलग, 3 का पावर अलग, 2 का पावर अलग, x का पावर अलग, तो वो इजी रहेगा। अगर मैंने फाइंड करा, देखिए आप कि अगर हम फाइंड करेंगे T6, ये T6 अगर मैंने फाइंड करा, ठीक है, लेट्स फाइंड आउट T6। सो T6 यहाँ पे वैल्यू प्लेस करनी है, n क्या है आपका 15, r क्या है 5, सो 15C5 इंटू r के बदले 5 प्लेस करिए, 3⁵5, 2⁻10 माइनस, अरे 15 - 5 इज 10 इंटू, ध्यान से, x⁻n - r - 2r विच इज 15 - 15 मतलब x⁻0। एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म है, ये हमें पता है, सो x⁻0 ही आना है। अब 15C5 वुड बी अ बिग नंबर, सो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट, 15C5 ऐसे ही रख रहे हैं, अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो, बट मैंने रखना है ऐसे ही, इनटू दिस इज 243, 81 3s are, so that is 243 into this is 1024, ठीक है। सो 15C5 into, कई बार वो लोग आंसर ऐसा ही रखते हो 3⁵5 2⁻10, सो ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म। फिर आपको पूछा है टर्म विथ x⁻6 विच इज T4, ठीक है, तो अगर मैंने T4 लिखा तो क्या आ जाएगा, 15 से यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 3, r के बदले 3 प्लेस करिए, 3⁻3, 2⁻15 - 3 is 12 इंटू x⁻15 - 9, 15 - 9 मतलब हो गया 6, और वो तो हमें पता है, ठीक है, x⁻6 सॉल्व करते हैं, 15C3 is 15, 14, 13 अपॉन 6, 1 2 3, दिस इज 3 and 2 तो एक मैंने 6 लिखा, देन 3 square is 9, 2⁻11, 2⁻11 अगर मैंने लिख दिया तो 2⁻10 is 1024, so that is 2048 into x⁻6, we can cancel out 6 and 6, so अब थोड़ा बड़ा आंसर है, let me calculate the answer, वैसे करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी अब मैंने लिख दिया है, so 15 into 14 into 13 into 6 तो cancel, so into 9 into 2048 which is 5031 9360 into x⁻6, so this is my answer। अब इसकी हेल्प से आप कोई भी टर्म, मिडल टर्म फाइंड करो, कांस्टेंट टर्म फाइंड करो, पर्टिकुलर कोई पावर वाला टर्म फाइंड करो, तो सारे के सारे आप सिर्फ इसी के हिसाब से ही फाइंड कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं हम इलस्ट्रेशन, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इलस्ट्रेशन हमने 1 to 4 कर लिए थे, सो नेक्स्ट इज example 5, find a if the 17th and 18th term in the given expansion are equal, ठीक है, 2 + a⁻50 ऐसा कुछ दिया है। illustration 5, 2 + a⁻50, expansion has T17 equals to T18, तो हमें ये पूछा है find a। अब टोटल एक्सपांशन अगर हम देखें तो 51 टर्म्स आने हैं, उसमें से ऐसा पूछा है कि 17 and 18th टर्म आर इक्वल, तो क्या होना है, ध्यान से, T17, एक मिनट, मैंने एक और चीज कंफर्म करनी है, क्या कि कोएफिशिएंट तो नहीं पूछा ना, बिकॉज कोएफिशिएंट पूछना और टर्म पूछना अलग है, नहीं, 17th and 18th टर्म ही बोला है, सो T17 which equals to T18 which is given, ध्यान से, पहले तो this is your A, this is your B, T17 is NC मतलब 50C16
this will be 50c 17. 16 is power of second term which is a raised to 16. यहाँ पे a raised to 17. Total power 50, so 2 raised to 34. यहाँ पे 2 raised to 33. अब ये तो हमारा कॉम्बिनेशन वाला सम हो गया, देखते हैं क्या होता है. This is 50 factorial upon 50 minus 16 is 34 factorial and the 16 factorial itself. a raised to 16, a raised to 17, वहां पे k बचेगा. 2 raised to 34, 2 raised to 33, एक 2 बचा यहाँ पे. This is 50 factorial. 50 minus 17 is 33 factorial and this is 17 factorial. ठीक है, यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक a, 17 and 16, तो एक a बचा. कैंसलेशन किस चीज का हो रहा है, दिख रहा है क्लियरली 50 फैक्टोरियल विल बी कैंसिल. कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये मैंने एनसीआर का फॉर्मूला यूज करा है. क्या था हमारा एनसीआर का फॉर्मूला, विच इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल. 50 50 कैंसिल. 34 33 में 33 छोटा है एक वैल्यू से, तो यहाँ पे 34 बाकी रहेगा. इनटू 16 एंड 17 में 17 बड़ा है तो वहां पे 17 बाकी रहेगा. यहाँ पे कुछ नहीं, तो वो 17 अगर मुझे लिखना है हमने यहाँ पे ले लिया. ये 2 तो लिखा ही था. ठीक है, 50 तो कैंसिल, 33 34 कैंसिल, 34 बाकी रहा. 17 16 में 17 वहां पे ले लिया. सो दिस इज ए. ठीक है, तो हो गया ए का आंसर 1. 17 3 जा, 34 1 जा. A is 1, as simple as that. ठीक है, moving with next. ये था illustration 5. next ऐसा पूछा है 7th में, find the coefficient of x raised to 6 y raised to 3 in expansion of x plus 2y raised to 9. x plus illustration 7, 6 में बाद में कराऊंगी. x plus 2y raised to 9, कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 6 y raised to 3. तो बहुत ध्यान से देखिए, a is x, b is 2y, मतलब b में ही y है, तो y का पावर आपका टर्म डिनोट करेगा. कैसे, जैसे b raised to 1, so nc 1, b raised to 2, nc 2, मतलब यहाँ पे मुझे चाहिए y क्यूब. So as b has 2 into y raised to 1, so y raised to 3 will be having term with nc3 y cube, मतलब nc3. So अब nc3 मतलब टर्म कौन सा होगा, nc0 मतलब फर्स्ट, nc1 मतलब सेकेंड, nc2 मतलब थर्ड, nc3 मतलब फोर्थ. मतलब T4 इज रिक्वायर्ड. सो हम फाइंड करेंगे T4. बहुत ही सिंपल, क्या है हमारी फॉर्मूला, फोर्थ टर्म. सो इट इज 9c, 9 इज n, 9c 4 मतलब 3 इंटू 2y raised to 3 into x raised to total power is 9, so 9 minus 3 is 6, so this is 9c3 is 987 upon 6 into this is 8 into y cube into x raised to 6, 987. so अगर मुझे कैंसिल करना है यहाँ पे 6, तो 2 and 3, तो बचेगा क्या, 4 3 जा 12, 7 जा 84 into 8 x raised to 6 y cube. So 84 into 8, 84 into 8 is 672. So this is 672 x raised to 6 y cube. So coefficient of x raised to 6 y cube equals to 672. That's it. बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको टर्म कंपेयर करना है. ठीक है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ है, क्या पूछा है, बस वो टर्म्स आपको कंपेयर करने हैं. नेक्स्ट
ये था इलस्ट्रेशन 7। 8 यहाँ पे नहीं होगा, हम करेंगे पहले कौन सा करेंगे, इलस्ट्रेशन 10, फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम एक्स। मतलब टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स का मतलब हो गया कांस्टेंट टर्म, विच इज 3/2x² माइनस 1/3x। इलस्ट्रेशन 10, 3/2x² माइनस 1/3x। सिर्फ ये कंफर्म करना है कि x² अपॉन में है या नहीं, x² न्यूमरेटर में ही है। तो अगर अब मैंने कंपेयर करा तो a इज 3/2x², ठीक है। मैंने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखना है, प्लस माइनस 1/3x होल रेज टू 6। दिस इज माई a, दिस इज b। अब मुझे चाहिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो इसका मतलब tr+1 टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x रेज टू 0 वाला टर्म मुझे चाहिए। x चाहिए ही नहीं, मतलब x रेज टू 0। तो अब tr+1 मतलब क्या होगा, अगर मैंने फाइंड करा tr+1 विच इज, ध्यान से, 6cr, क्यों, टोटल इज 6 एंड r+1 मतलब जो भी टर्म है उससे कम, सो 6cr, r मतलब पावर ऑफ b एंड 3/2x² रेज टू 6 माइनस r। अब अगर मैंने पावर ऑफ ऐसा सोचा, ध्यान से, दिस इज 6cr माइनस 1/3 का पावर r अलग से, 3/2 का पावर 6 माइनस r भी अलग से। नाउ दिस इज x रेज टू 12 माइनस 2r एंड दिस r विल बी माइनस 3r। ये x का पावर जैसे यहाँ पे करा था, x रेज टू 2 एंड r, सो इट इज माइनस 2r। 2r यहाँ पे ऊपर जाके माइनस 2r, फिर यहाँ पे n माइनस r था, वैसे यहाँ पे 2 इंटू 6 माइनस r, सो 12 माइनस 2r एंड एक और r अलग से, ठीक है। सो फॉर x रेज टू 0, 12 माइनस 3r इज 0, सो r हो जाना है 4, दिख रहा है हमें, मतलब टर्म इज tr+1 इज t5। सो वैल्यू रखनी है, दिस इज 64 माइनस 1/3 रेज टू 4 एंड दिस इज 3/2 रेज टू 2। x रेज टू तो 0 ही है, अगर क्लैरिफाई करना है तो कर सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, दिक्कत कोई होने नहीं वाली, सो लेट इट बी। नाउ व्हाट इज 64? 62 which is 6 into 5/2 which is 15 into 3 रेज टू 2, वो बाकी मैं कैंसिल करूंगी, 3 रेज टू 2, यहाँ पे 3 रेज टू 4, दो कैंसिल, सो इंटू 1/3², 9, ये 2² 4। अगर 3 कैंसिल करना हो तो कर सकते हैं, तो न्यूमरेटर x रेज टू तो 0 है, सो न्यूमरेटर इज 5 अपॉन डिनोमिनेटर इज 3, कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 3 4 12, ठीक है। सो इट इज 5/12। ये हो गया आपका आंसर। लेट मी कंफर्म द आंसर। ये था इलस्ट्रेशन 10। यस, उन लोगों ने भी लिखा है 5/12, ठीक है। ऐसा एक और सम है, मुझे देखना पड़ेगा, इलस्ट्रेशन 15, ठीक है। इलस्ट्रेशन 15 में सिर्फ ये है कि जो x का पावर और वो जो a b में दिया है, दैट इज x रेज टू 1/3 एंड माइनस 1/3, तो थोड़ा आपको सही से देखना पड़ेगा, ठीक है। देन ऐसा और कोई सम नहीं, ऐसा पर्टिकुलर कोई ऐसा सम नहीं है। सो दिस वाज योर इलस्ट्रेशन 10। देख लीजिए एक बार क्या करा हमने। पहले हमने नॉर्मल फॉर्मूला लिखी जो हमें पता थी, फिर tr+1 के ऊपर से अगर मुझे कोई भी टर्म का मिडल टर्म चाहिए या फिर कोई भी टर्म का अगर मुझे इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए या x का पावर 2 चाहिए, 3 चाहिए, सो हमें सिर्फ और सिर्फ x के पावर को, इंडेक्स ऑफ x को कंपेयर करना है हमारी दी गई फॉर्मूला से। जो हम x का पावर स्प्लिट करते हैं उसको सिर्फ हमें यहाँ पे कंपेयर करना है,
ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट, जो बीच में एक इलस्ट्रेशन हमने बाकी छोड़ा था 6th। शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान। अदम्य साहस की परिभाषा है, ये मिटती मानवता की आशा है। कृष्ण की शक्ति का वरदान है, ये अवतार नहीं है, ये इंसान है। शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। आप मार्वल के सुपर हीरोज देख के बड़े हुए हैं, हम ये देसी सुपर हीरोज देख के बड़े हुए हैं। आपको आयरन मैन पसंद है, मुझे शक्ति मैन पसंद है। उम्र पे डिपेंड करता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इलस्ट्रेशन। जो इलस्ट्रेशन हमने बीच में स्कीप करा था, इलस्ट्रेशन which is 6, क्या है आपका क्वेश्चन? शो दैट द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x raised to 2n, वो हमें शो करना है। इलस्ट्रेशन 6, मिडल टर्म इन 1 + x raised to 2n। ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से आप ये सोचिए कि अगर 1 + x raised to 10 इवन हो गया, ये 1 + x raised to 2 into n ऑफ कोर्स इवन है। अगर नंबर ऑफ पावर इज इवन तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो ऑड होंगे। जैसे पावर 4 तो टर्म्स 5, पावर 10 तो नंबर ऑफ टर्म्स 11, तो उसी तरीके से 2n तो उसमें टर्म्स कितने होंगे एज पावर इज, सो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे 2n + 1। तो अगर मैंने सोचा तो n टर्म्स, यहाँ पे n टर्म्स, सो ये जो बीच में बचेगा दैट इज द ओनली टर्म विच इज गोइंग टू बी योर मिडल टर्म। काउंट करिए, n टर्म्स इस साइड, n टर्म्स इस साइड, मतलब n + n 2n, और एक बचा जो हो जाएगा आपका मिडल टर्म, मतलब आफ्टर n टर्म्स। और अगर मैंने फॉर्मूला भी लिख दी, व्हाट वाज द फॉर्मूला? जनरली कुछ ऐसा था 2n/2 + 1th टर्म, सो दैट इज n + 1th टर्म, जो हमने फॉर्मूला फाइंड करी थी अभी अभी। ठीक है, इलस्ट्रेशन के पहले जो हमने इन जनरल फॉर्मूला फाइंड करी थी उस हिसाब से भी हो सकता है, या यहाँ से हमारा नॉर्मल कंसेप्ट, मतलब tn + 1 इज योर मिडल टर्म। अब अगर यहाँ पे मैंने tn + 1 सोचा ध्यान से, सो व्हाट इज द टोटल पावर? 2n, n + 1 तो यहाँ पे आएगा n। अब ये n किसका पावर हो जाएगा? x का, इनटू 1 का पावर, एक्चुअली तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बिकॉज ऑफ a इज 1, तो 1 का पावर एनीथिंग विल बी 1। सो दिस इज नाउ 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n - n फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल इंटू x raised to n, ये तो ऐसे ही आएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, दिस 2n फैक्टोरियल इज एक्चुअली 2n - 1। एक मिनट, थोड़ा मैं अलग लिख रही हूँ, क्यों आपको समझ में आएगा। दिस इज 2n - 2, उसके बाद आ जाएगा 2n - 3। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैंने सोचा तो 2n - 4, फिर उसके बाद आएगा 2n - 5, अप टू लास्ट इज 1, और 1 के पहले 2 तो आएगा ही। ठीक है, ये 2n फैक्टोरियल 1 2 3 4 अप टू 2n हो जाएगा।
Now what is 2n minus n factorial? N is n factorial into this is 1 into 2 into 3 up to n हो गया. n फैक्टोरियल को मैंने सिर्फ एक्सपांड करके लिखा है. अब ये मैंने ऐसा क्यों लिखा? जस्ट फोकस ऑन द टर्म्स रिटर्न इन रेड. ये जो मैंने रेड वाले टर्म्स लिखे हैं वो सब में हो क्या रहा है कि सारे के सारे इवन टर्म्स हैं. जैसे कि 2n इवन, 2n माइनस 2 इवन, 2n माइनस 4 इवन. लेकिन होगा क्या? 2 निकाल के n बचेगा, 2 निकाल के n माइनस 1 बचेगा, 2 निकाल के n माइनस 2 बचेगा, यहाँ पे 2 निकाल के 1 बचेगा. मतलब कितने टर्म्स हैं? टोटल टर्म्स 2n. अगर मैंने ऐसा लिखा 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ध्यान से, so 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 4 3 2 1 and this is 5 4 3 2 1. अब आप तो ऐसा करोगे, लास्ट कैंसिल करोगे, मुझे ऐसा नहीं करना है. 1 कैंसिल करा मैंने इसके साथ 2, 2 कैंसिल करा 4 के साथ 2, 3 कैंसिल करा 6 के साथ 2, 4 कैंसिल करा 8 के साथ 2, 5 कैंसिल करा 10 के साथ 2. बिकॉज ये मुझे दिख रहा है कि 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें ऐसा नहीं दिखेगा मुझे. सो लेट इट बी. कितना हुआ? 5 टर्म्स कैंसिल करे तो 2 रेज टू 5 बचा. तो अगर यहाँ पे हमने 1 2 3 अप टू n ये रेड वाले टर्म्स में कैंसिल करे तो 2 रेज टू n बचेगा. ठीक है. और रेड वाले टर्म्स में ये क्या होगा? n, ये n माइनस 1, ये n माइनस 2 अप टू 1 इनटू ये सारे ऑड टर्म्स बचे, वो मैं बाद में लिख रही हूं, अपॉन दिस इज n फैक्टोरियल and this again is 1 2 3 up to n minus 1 and n जो मुझे यहाँ पे दिया है. सो ये रेड वाला कैंसिल, तो बचेगा क्या हमारा आंसर? विच इज 2 रेज टू n. न्यूमरेटर में तो कुछ और नहीं बचा, ये कैंसिल, लेकिन ऑड टर्म्स इनटू 2n माइनस 1 2n माइनस 3 अप टू 3 and 1 ऑड वाले टर्म्स एंड अपॉन दिस इज योर n फैक्टोरियल. ये x रेज टू n तो सब में है. ठीक है, वो तो बचेगा ही बचेगा. तो ये है हमारा मिडल टर्म. अब हमें ये देखना है कि उन लोगों ने किस तरीके से लिखा है. मैंने अपने आप से हिसाब जोड़ा ऐसा, क्या है उनका आंसर? yes 1 3 5 up to 2n minus 1, yes, then 2 raised to n, yes, x raised to n, yes, and n factorial. That's it, this is the answer. मतलब सिंप्लीफाई करा है थोड़ा जनरली. सारे इवन टर्म्स में से 2 कॉमन निकाल के नीचे वाले टर्म्स कैंसिल करें. सो अगर यहाँ पे 5 टर्म्स कैंसिल हुए, 2 रेज टू 5 7 हो जाते, 2 रेज टू 7 8 हो जाते, 2 रेज टू 8. सो n कैंसिल हुए तो 2 रेज टू n. नेक्स्ट बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन है. सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus a raised to n. सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, इलस्ट्रेशन 8 जो हमने अभी छोड़ा था. सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इन x plus a raised to n. ठीक है, क्या पूछा है आपको? इज 240 720 1080. अब मुझे x plus a नहीं अच्छा लगता, सो मैंने लिख देना है x plus y are 240 720 and 1080. we have to find out this 3 values. और बहुत सिंपल सम है, 3 वैल्यूज 3 अननोन्स. ठीक है, और हमारे पास ऑप्शंस भी 3 है, 240 720 1080. थोड़ा सा ध्यान से, एज इन ए बी के बदले मुझे एक्स वाई है, वो समझ में आ गया. नाउ व्हाट इज योर सेकेंड टर्म? दैट इज हैविंग NC1. व्हाट इज योर थर्ड टर्म विच इज हैविंग NC2? व्हाट इज योर फोर्थ टर्म इज हैविंग NC3? इतना मुझे पता है. अब हमें ये भी पता है कि NC1 का मतलब 1 is the power of second term, मतलब y raised to 1, y raised to 2,
y रेज टू 3, ये हमें पता चल गया। फिर क्या होगा कि ये जो 1 है उसके बाद x का पावर n माइनस दिस, n माइनस दिस एंड n माइनस दिस, ठीक है। अब एग्जैक्टली द सेकेंड टर्म इज 240, दिस इज 720 एंड दिस इज 1080। बहुत ही क्लियरली हमें ये दिख रहा है जैसे कि T4 ये बड़ा है सब में 1080, तो यहाँ पे सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है। जैसे अगर हमें कोई इक्वेशन सॉल्व करना हो और इक्वेशन में ऐसा कुछ हो कि भी x प्लस 2y इक्वल्स टू 9 एंड 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 15 एंड ऑल दैट, तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में। लेकिन यहाँ पे चूंकि सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है तो मैं क्या कर रही हूँ आप देखिएगा ध्यान से, टेकिंग T4 अपॉन T3 बिकॉज सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है। So generally it is 1080 upon 720. Now it is ध्यान से NC3 upon यहाँ पे है NC2. This is y cube and y square. Then this is x raised to n minus 3 and this is x raised to n minus 2. Now 1080 and 720 तो that is 3/2 because ये हो गया 36 मतलब 360 into 3 and this is 360 into 2, ठीक है। अब अगर मैंने सोचा NC3 तो NC3 मतलब n फैक्टोरियल, ये हो गया n माइनस 3, n3 फैक्टोरियल। फिर NC2 इज n फैक्टोरियल, उसका डिनोमिनेटर डायरेक्टली ऊपर, डिनोमिनेटर्स डिनोमिनेटर इज द न्यूमरेटर, वो हमें पता है। तो n फैक्टोरियल अपॉन लिखने से बेटर है हम उसको ऊपर लिखें n माइनस 2 n2। अब y3 y स्क्वायर मतलब y रेज टू 1 बचा, x रेज टू n माइनस 3 x रेज टू n माइनस 2 तो अपॉन में x रेज टू 1 बचा, दिस इज 3/2। थोड़ा और ध्यान से, वी कैन कैंसल आउट n फैक्टोरियल, n माइनस 2 n माइनस 3 में छोटा कौन है n माइनस 3, वो कैंसिल होगा कितनी वैल्यू से छोटा, 1, सो n माइनस 2 बचा। 2 and 3 में 2 छोटा है एक वैल्यू से, 3 बचा, into y by x is 3/2। सो इसमें से अगर मैंने y by x को सब्जेक्ट बनाया, बड़ा मजा आया, 9 अपॉन 3 3s are 9 upon 2n minus 4. So let this is equation 1. आपको लगेगा इस तरीके से तो दो ही कंपैरिजन होगी, लेकिन दोनों कंपैरिजन इसी टाइप की होगी। अगर अब मैंने ले ली दूसरी कंपैरिजन, ये बोर्ड में पूछा गया सम है, सो नाउ टेकिंग T3 अपॉन T2 विच इज 720 अपॉन 240 हो गया। अब 720 24 3 है 72, ठीक है। सो ये हो गया 720 अपॉन 240 मतलब 3। अब क्या होगा यहाँ पे, T3 मतलब NC2 है, ये रहा T2 which is NC1, this is y square, this is y raised to 1, x raised to n minus 2, x raised to n minus 1। यहाँ पे होगा क्या, ये तो 3 मिला ही है मुझे। अब NC2 हमें फॉर्मूला पता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल एंड ऑल दैट, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर ये एक्चुअली मैंने जनरली करा था सम, अब मैं क्या कर रही हूँ ध्यान से देखिएगा, NC2 इज n माइनस 1 अपॉन 2, हमने ये सीखा है कॉम्बिनेशन में, ठीक है। ये जो टेक्स्ट बुक में करते हैं वो मैंने करा है, मुझे ये एक्चुअली पसंद नहीं है, मैं इस तरीके से करूंगी, ठीक है। NC1 विच इज ओनली 1 मतलब n हो जाएगा एक ही वैल्यू, y स्क्वायर y n माइनस 2 n माइनस 1 x, सो अगेन y अपॉन x अगर हमने डराइव करा, क्या बचेगा, n कैंसिल, ठीक है। 3 2s are 6 अपॉन n माइनस 1, सो ये भी हो गया y अपॉन x, ये भी हो गया y अपॉन x। So comparing 1 and 2, 6 by n minus 1 is 9 by 2n minus 4, ठीक है। क्या हो जाना है ध्यान से देखिए, 12n minus 24 is 9n minus 9,
So 9n and 12n, which is 3n. 24 minus 9, which is 15. So n is 5. अब अगर n 5 है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान से आपको कंपैरिजन करनी पड़ेगी. क्या होगा? इफ n is 5, then y upon x is, यहाँ पे ये मैंने ले लिया 6 upon n minus 1, which is 6/4. So ये 3/2 हो गया. कंपैरिजन करने से सबको ऐसा लगेगा कि y एंड x की वजह से 3/2 हो गया. अगर मैंने t2 में प्लेस करा, which is nc1 is 5c1 y raised to 1. ठीक है, y equals to, अगर मैंने सोचा यहां से, पहले मैं आपको बता दूं, y is 3/2 into x in t2. What is your t2? 240 is equals to 5c1. y is equals to 3/2x into x raised to 5 minus 1 is x raised to 4. ठीक है, so this is 240, which equals to 5 into 3/2 into x raised to 5. Now 5 and 3 is 15. 2 and 240 is 480/15. जहां तक मुझे याद है 32 आएगा. 480/15. Yes, it is 32. So आंसर मिला हमें x raised to 5 is 32, which is 2 raised to 5, मतलब x is 2. So y is 3/2x is equals to 3, जो एक्चुअली यहाँ से मिल रहा था. लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, सो आपको कंपैरिजन करनी है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. सो x की वैल्यू 2, x इज 2, y इज 3, n इज 5. बोर्ड में इसलिए मैंने बोला बिकॉज सेमेस्टर सिस्टम में इट वाज आस्क्ड इन बोर्ड सो मेनी टाइम्स. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सम है. आपको हर बार ऐसा कुछ ना कुछ, यहाँ पे 240, 720, 1080 है, आपको और कुछ भी दे सकते हैं. जैसे कि एक सम इलस्ट्रेशन में या कहाँ है, लेट मी टेल यू. यस, ऐसा एक और इलस्ट्रेशन है. 9th थोड़ा सा अलग है, लेकिन सेम अगर मैंने इलस्ट्रेशन, यस एग्जैक्टली क्वेश्चन 1 इन एक्सरसाइज 8. क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 8, आपको ऐसा कुछ पूछा है. एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन 1 में सिमिलर क्वेश्चन है. इफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एक्सपांशन, इतना ही पूछा है, फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब t1, t2 एंड t3 आर क्या दिया है, 729, 7290 एंड 30375. सो अब ये सम करना आपको है, मैं आपको थोड़ा इजी कर देती हूँ. जैसे कि फर्स्ट 3 टर्म्स इन एक्सपांशन ऑफ x प्लस वाई रेज टू n. ऑफकोर्स उन लोगों ने a प्लस बी रेज टू n लिखा है, मुझे एक्स वाई पसंद है. ठीक है, तो मैं वही कर सकती हूँ जो मुझे पसंद है ऑफकोर्स. तो क्या होगा, t1 बहुत ही ईजी हो जाएगा, nc0. t2 पूरा टर्म नहीं लिखा है, मैं लिख रही हूँ nc1. t3 विच इज nc2. तो क्या होगा, ध्यान से, nc0 which is y raised to 0. This is y raised to 1, y raised to 2. Here it is x raised to n. This is x raised to n minus 1 and this is x raised to n minus 2. अब आपको लगेगा कितना बड़ा सम है, लेकिन जरा भी बड़ा नहीं है. क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यू हो जानी है, बहुत ध्यान से कंपेयर करिएगा. nc0 1, y raised to 0 1. सो सिर्फ x रेज टू n कंपेयर होगा 729 से, तो वो डायरेक्टली आंसर आ जाना है 729 की वजह से. 3 रेज टू 6 इज 729. वैसे तो 9 रेज टू 3 भी होगा, लेकिन आप कंपेयर करोगे आगे के टर्म्स तो समझ में आना है. दिस इज 7290 एंड दिस इज 30375. आपको क्या करना है, t3 अपॉन t2 एंड एज वेल एज t2 अपॉन t1. दोनों में से जो भी रिलेशन मिलता है, वो रिलेशन की कंपैरिजन से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपका आंसर आना है. ठीक है, सो ये था हमारा इलस्ट्रेशन वाला एक सेशन. बिफोर 8.2 हमने इलस्ट्रेशंस करे हैं.
एक मैंने 8.2 के बाद का भी किया है इलस्ट्रेशन, जो कि है इलस्ट्रेशन 10 हमने पहले करा वो, और ये है हमारी एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन 1, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन। कौन सा है ये वाला? इलस्ट्रेशन 8 एंड एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सब कुछ आपको सही से लिख के करना है। दोनों मतलब ये एक इलस्ट्रेशन और ये एक्सरसाइज वाला सम बहुत बारी पूछते हैं, और इसी में थोड़ा सा करेक्शन करके कुछ वैल्यूज चेंज करके भी पूछ सकते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बदले फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स भी पूछ सकते हैं, या 1, 2, 3 के बदले 7, 8, 9 भी पूछ सकते हैं, डिपेंड। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से जब 7, 8, 9 जैसा पूछा हो तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पूछा है तो डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो। तो ये सबको डिपेंड करता है आपको क्या पूछा है और क्या दिया है उसके ऊपर। तो ऑफ कोर्स अब आपको समझ में आ गया है इलस्ट्रेशंस देख के कि किस तरीके से कहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है और कॉम्बिनेशन यहाँ पे कैसे यूज होता है। आपको ये सब कुछ लिख के हर बार की तरह प्रिपेयर करना है और मेरा वेट करना है जब तक हम नहीं आते एक दूसरे सेशन में इसके बाद एक्सरसाइज 8.2 को लेकर। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दुआओं में याद रखना। आओ जो, टाटा, बाय बाय, सायोनारा।